गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। आज का जो मेन टॉपिक रहेगा वो है कि आरसीटी क्या है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स क्या है, ये कैसे काम करते हैं, क्या इसका सिस्टम होता है, कैसे लोगों को रोज़गार के लिए तैयार करते हैं, कैसे इनमें कोर्सेज होते हैं, वो सब मैं बताना चाहूँगा। आरसीटी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। और मैं बड़ा सहज भाव से आपको बताना चाहूँगा कि आरसीटी का जो सिस्टम है, जो सेटअप है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इसके फाउंडर डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जो राज्यसभा के मेंबर है, उनका अपना एक मंदिर चलता है, जैन मंदिर। भारत सरकार ने उनको मान्यता दी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये रजिस्टर्ड है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। आप कहेंगे इस पे बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक सेटअप है। बात इसलिए कर रहा हूँ, लोगों को इसके बारे में जानकारी बहुत कम होती है। हालांकि ये हर ज़िला लेवल पर होता है। आरसीटी ज़िले का जो लीड बैंक है वो इसको प्रमोट करता है, स्पॉन्सर करता है। लीड बैंक वो होता है जिसकी सबसे ज़्यादा ब्रांचेज उस ज़िले में होती है, उस डिस्ट्रिक्ट में होती है। भारत में लगभग 750 के आसपास ज़िले हैं। लगभग 650 प्लस ज़िलों में इन्होंने अपना आरसीटी एस्टेब्लिश किया है। एक बड़ा यूनिफॉर्म सेटअप इनका होता है और उसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं, 2 फैकल्टी होते हैं हर आरसीटी में, 2 ऑफिस असिस्टेंट होते हैं, एक गार्ड होता है, एक अटेंडेंट होता है। 6 मेंबर होते हैं, यानी 6 इसमें एम्प्लॉय होते हैं। 7वां जो होता है वो डायरेक्टर होता है, जो कि एक ऑफिसर होता है बैंक से, लीड बैंक से। हालांकि उस ऑफिसर की भूमिका आरसीटी में बहुत प्रोएक्टिव भी होती है और कई बार बड़ी नेगेटिव भी होती है, दोनों ही चीज़ें। मैंने पहले बताया कि हम हर संस्था के बारे में आपको बताएंगे कि वो संस्था क्या है, उसका काम क्या है, क्या वो लोकतंत्र के जो पब्लिक वेलफेयर स्टेट की जो हमारी भावना है उसको पूरा कर पाने में सक्षम हो पा रही है कि नहीं, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। मैं हर स्कूल के बारे में बात करूंगा, हर इंडिविजुअल कॉलेज के बारे में बात करूंगा, हर यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूंगा, यूजीसी के बारे में बात करेंगे, यूपीएससी के बारे में बात करेंगे, एसएससी के बारे में बात करेंगे, बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात करेंगे, रेलवे के बारे में बात करेंगे, रेलवे स्टेशंस के बारे में बात करेंगे, बस स्टैंड के बारे में बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे, आंगनवाड़ी के बारे में बात करेंगे, जेलों के बारे में बात करेंगे, थानों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि देश जो चलता है वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन से चलता है, देश संस्थाओं से चलता है, राजनीति भी इंस्टीट्यूशन से चलती है। अगर आपको इंस्टीट्यूशंस की समझ बेहतर हो जाए, अगर आपको इंस्टीट्यूशंस की समझ बेहतर हो जाए, तो निश्चित रूप से आपकी राजनीति कामयाब हो सकती है। और इसके कई एग्जाम्पल हैं। जर्नली मैं आरसीटी पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आरसीटी का जो सिस्टम है, वहाँ पे जो भर्ती की प्रक्रिया है, जो रिक्रूटमेंट की भर्ती है, जो वो 6 एम्प्लॉय होते हैं। डायरेक्टर तो डायरेक्टर रिक्रूट किया जाता है बैंक के द्वारा, लेकिन जो 6 जने होते हैं जिसमें 2 फैकल्टी है जिनका काम ट्रेनिंग देने का होता है, 2 ऑफिस असिस्टेंट है जिनका काम फॉलोअप का भी होता है, बाकी ऑफिस मैनेजमेंट, अकाउंट्स वगैरह का काम, ऑफिस अटेंडेंट जो कि वहाँ की पूरी प्रक्रिया देखता है, गार्ड जो वहाँ रात को रुकता है। तो इस प्रकार रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, लेकिन इनकी भर्तियाँ कच्ची है। इनके अंदर जो एम्प्लॉय है वो कच्चे है, आउटसोर्सिंग है। वो कच्चे मतलब कोई आउटसोर्सिंग के माध्यम से, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल, उनका व्यक्तिगत, उनका जो अतीत और उनका जो वर्तमान और भविष्य लगभग अंधेरे में है। जैसे मैंने HKRN के बारे में बात करी, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में, कि उनमें जो लगभग 1.5 लाख प्लस एम्प्लॉई है, कर्मचारी है, वो सारे कच्चे हैं, उनका कोई स्टेटस नहीं है।
और सरकार बिल्कुल स्टेटस को पर है। सरकार चाहती नहीं कि कोई भी परिवर्तन हो, कोई भी चेंज हो, उनको कोई भी थोड़ी-सी भी फैसिलिटी मिले। जैसे मैंने शिक्षा मित्रों पर बात की कि उत्तर प्रदेश में लगभग 1,37,000, कुछ ज़्यादा ही होंगे इससे भी, शिक्षा मित्र है, शिक्षा दे रहे हैं, वो एजुकेशन लोगों को दे रहे हैं। लेकिन उनकी जो भर्तियां हैं वो कच्ची है, कॉन्ट्रैक्चुअल है, सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। बड़ी लंबी मूवमेंट्स वहाँ पे चलती शिक्षा मित्रों की। मैंने पटवारियों के बारे में बात करी, मैंने सेक्रेटरीज़ के बारे में बात करी, मैंने कॉलेज में कई असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं जो आज भी प्राइवेट जॉब कर रहे बेचारे, आज भी कॉन्ट्रैक्चुअल का लाइफ जी रहे हैं। तो इन मुद्दों पर मीडिया क्यों नहीं आगे आता? मीडिया क्यों नहीं इंस्टीट्यूशंस को दिखाता है? मीडिया क्यों हमेशा धार्मिक उन्माद के मुद्दे, कंगना रनावत का मुद्दा, वंदे मातरम का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा, चंपत राय का मुद्दा, हालांकि मुद्दे वो भी नेशनल लेवल के हो सकते हैं, उनकी अपनी प्रासंगिकता है, उनके अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सरोकार है। अब प्रधानमंत्री साहब ने दिमाग की नक्सली वर्ड यूज किया, तो क्या इंस्टीट्यूशंस में जाकर, जैसे जयपुर में हुआ कल, आशुतोष के ऊपर हमला हुआ, जो कि सीजेपी का एक नेता था, जयपुर में जाता है एक सरकारी स्कूल में वहाँ की गतिविधियाँ देखने के लिए, तो क्या वो जा नहीं सकता? क्या उसका राइट नहीं है? क्या संविधान या सिस्टम या जो भी कुछ है वो उसको उस चीज़ की अनुमति नहीं देता? क्योंकि बातों से बात बनती है, तर्क करना आना चाहिए, बातें जुड़ती है, बातों के कनेक्ट द डॉट्स होते हैं। सामाजिक जो व्यवस्था है वो आर्थिक से जुड़ जाती है, आर्थिक व्यवस्था राजनीति से जुड़ जाती है, राजनीति धर्म से जुड़ जाता है, और सारी व्यवस्थाएं मिलकर प्रशासन से जुड़ जाती है, और ऐसे कोई भी सिस्टम चलता है। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि जो आरसीटी का सिस्टम है, मैं 1 to 1 आज आरसीटी पे बोल रहा हूँ, कल बैंकिंग पे बोलूँगा, परसों रेलवे पे बोलूँगा, उससे अगले दिन हो सकता है हम वामन मंत्रालय पर बोले, विमानन मंत्रालय पर बोले। बहुत बड़ा स्कैम वहाँ पर भी है। तो इन चीज़ों पर बोलेंगे, निश्चित रूप से बोलेंगे। एमडी यूनिवर्सिटी पर बोला, जेएनयू पर बोला, तो ये निश्चित रूप से हम बोलते रहेंगे। और जो एक आरसीटी का जो सिस्टम है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ पे लोगों को ट्रेंड किया जाता है, मौलिक बातें बताई जाती है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। कोई टेलरिंग का कोर्स हो गया, कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोर्स हो गया, डेयरी फार्मिंग का हो गया, डेयरी बिजनेस का हो गया, फिशरी का हो गया, कंप्यूटर का हो गया। तो ऐसे कोर्सेज है। लेकिन क्या कोर्स करवाने वालों के भविष्य के बारे में आप चिंतित हैं? इस चीज़ पर ज़रूर विचार विमर्श करना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि लोगों के दिमाग में धीरे धीरे विरोध सरकार के प्रति होता है, और वो कब ब्लास्ट हो जाए सरकार को भी नहीं पता लगता है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने जैन जी का है कि जैन जी ने धर्मेंद्र प्रधान रूपी एक हमारे जो शिक्षा मंत्री थे उनको रिजाइन देने के लिए बेबस किया। रांची के जो अभ्यर्थी थे, जो पीड़ित थे, विक्टिम थे, लेटरल एंट्री हो रही थी जो अभय तिवारी के माध्यम से। लेटरल एंट्री बहुत खतरनाक है, कॉलेजियम सिस्टम बहुत खतरनाक है, और जो ये सिफारिशें और जो यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स की भर्ती होती है, वहाँ पे इतना हाई लेवल पर नेपोटिज्म है डिपार्टमेंट्स में। तो उन चीज़ों पर विचार करना पड़ेगा, बुनियादी तौर पर सोचना पड़ेगा, व्यक्तिगत रूप से भी आपको आगे आना पड़ेगा। सिस्टम समर्पण मांगता है, सिस्टम को समझना होता है, और धीरे धीरे चीज़ें फिर फिलोसॉफिकल हो जाती है, वैचारिक क्रांति की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आरसीटी पे मैंने इसलिए बोला कि आरसीटी में अभी भी जो वहाँ के एम्प्लॉई है वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से, बीच में जो ठेकेदार बैठे हैं वो बैठे बैठे हंसते हैं कि इनको देखो, हम इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, इनको हम उल्लू बना रहे हैं। बड़ा मतलब अजीबो गरीब तरीके से वो अंदर से सोचते हैं।
कि देखो ये इतने एजुकेटेड है, इतने एनलाइटेंड है, और हम इनको गुलाम बनाकर जिला रहे हैं। हर महीने इनकी तनख्वाह से कभी 10,000, कभी 8,000, और ये हमें सर कह के डायरेक्टर सर, फलाना सर कर के बात करते हैं। तो बड़ी ये खतरनाक व्यवस्था है कि जब एक अनपढ़ इंसान आपका इंटरव्यू ले, चाहे वो मैनेजमेंट में बैठा हो, या मैंने जैसे HPSC का एग्जांपल दिया कि वहाँ पे जो इंटरव्यू होते थे, मैंने दिए इंटरव्यू, सिविल्स के इंटरव्यू, तो वहाँ पे पर्चियों पे क्वेश्चन लिख के लेके आते थे मेंबर्स वो। और वहाँ के एक वत्स साहब थे, वो तो वैसे तो इंटेलिजेंट है खैर, लेकिन पार्शियलिटी बहुत करते थे, बहुत पार्शियलिटी। मेरा तो भविष्य अगर कोई बर्बाद करने वाला व्यक्ति है वो तो वत्स है, DK वत्स। तो इस पर मैं ज़रूर कभी न कभी जाऊंगा, कोर्ट में भी जा सकता हूं, और जहां जहां जो जो व्यवस्थाएं मुझे, जो जो प्लेटफार्म मुझे मिलेंगे, तो वो ज़रूर मैं करना चाहता हूं इस व्यवस्था को। तो RCT रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की जो वर्किंग कमेटी है, जो डायरेक्टर है, उनसे मेरी यही गुजारिश है कि आप इस मुद्दे को ज़रूर, जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर है उनको ज़रूर आप रेगुलर करिए, परमानेंट उनको जॉब दिए, ताकि उनको भी एहसास हो और वो भी आपके इंस्टीट्यूट्स के साथ जुड़ जाएं। हाँ, कई इंस्टीट्यूट्स आपके फेलियर्स की तरफ भी जा रहे हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं 1 to 1 भी आपको बताऊंगा कि उस इंस्टीट्यूट्स के बहुत बुरे हालात हैं, सैलरी नहीं आ रही 4-4, 5-5 महीने से। तो इस चीज़ पर ज़रूर क्वेश्चन मार्क मैं उठाना चाहता हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं स्कूलों पर बात करूँगा, प्राइवेट स्कूलों पर भी बात करूँगा, सरकारियों पर भी। मैं कॉलेजों पर बात करूँगा, प्राइवेट कॉलेजों पर भी बात करूँगा, सरकारियों पर भी। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ये ना समझे कि हम उस दायरे से बाहर हैं, RTI के, कोई RTI के दायरे से बाहर नहीं है। आपने सरकार से एफिलिएशन ली है, सरकार से परमिशन ली है, सरकार से ग्रांट लिया है, सरकार आपको अलाउ करती है कोर्स चलाने के लिए, तो आप भी सरकार के एक स्टेक होल्डर हैं। सरकार से आपको एक तरह से पावर मिली हुई है। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, बुनियादी तौर पर जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, तभी जाकर भारत एक बुलंद आवाज़ बनेगा, भारत एक विकसित आवाज़ बनेगा। और हम भारत के लोग जो हैं, निश्चित रूप से भारत को एक विकसित भारत देखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के जो रेगुलेटर है, देश को चलाने वाले हैं, पॉलिसी मेकर है, चाहे वो लॉयर है, टीचर है, डॉक्टर है, किसान है, जवान है, वैज्ञानिक है, क्रिएटर है, आर्टिस्ट है, लेखक है, कवि है, कवयित्री है, सभी मेल फीमेल मिलजुल कर एक बुनियादी संगठन में आएँ, आपस में डायलॉग करें, संवाद से फ़र्क पड़ता है। जैसे लेनिन ने कहा, लेनिन मार्क्सवादी विचारक थे, कि क्रांति संवाद से पैदा होती है, विचारों से पैदा होती है, विचारों से जागृति आती है, जागृति से आप संगठित होते हो, संगठन से आपके अंदर ताकत आती है, और ताकत से आपको सत्ता मिलती है। तो इस प्रकार आप बुनियादी तौर पर वैचारिक रूप से आपको एकजुट होना पड़ेगा, वैचारिक रूप से आपको जागरूक होना पड़ेगा। RCT को मैंने इसलिए हाईलाइट किया, इसलिए क्वेश्चन मार्क मैंने उठाया कि यहाँ पे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है वर्कर्स के साथ, एम्प्लॉइज़ के साथ, क्योंकि वो आउटसोर्सिंग है। सरकार को कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी बनानी चाहिए जो डायरेक्ट इनको रिक्रूटमेंट करे, प्रत्यक्ष भर्ती करे, और बीच में जो थर्ड पार्टी घुसी हुई है, जो ठेकेदार है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो कहीं पे बैठा हुआ एक छोटे से कमरे में, उसकी मानसिकता पर ताला लगे। वो जो नए नए तरीके बनाता है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये डालना है MIS में, ये नहीं डालना है, उससे वो बाहर निकलेगा। अगर उसकी अधिकारों पर, अगर उसकी दुकान बंद आप कर देंगे, तो आउटसोर्सिंग संविदा के आधार पर कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती बंद हो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो हर डिपार्टमेंट में। ये काम चाहे आज कर लो आप, या आज से 2, 3, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, ये आपको निश्चित रूप से करना ही पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो भारत में एक बहुत बड़ा विरोध पनप रहा है जो कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती को लेकर। जैसे मैंने HKRN की बात बताई आपको कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम पंचकुला में कितना बड़ा मूवमेंट तैयार हो रहा है। लगभग 1.5 लाख लोग बेरोजगार है, वो, उनको रोजगार नहीं है, उनकी सैलरीज रुक जाती है, उनको मिलती भी है तो बड़ा मतलब थोड़ी 20,000 के आसपास हो। अब 20,000 से आज 2026 में आप क्या, भाई अगर कोई भी कर्मचारी वहाँ पे रहेगा तो 10,000 प्लस तो उसका रूम रेंट है। चीनी के रेट 65 रुपये किलो हो गए हैं, चाय भी बनाएगा, खाना भी खाएगा, अपने PG का खर्चा भी देगा,
तो इन चीज़ों पर आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, तभी जाके भारत एक बुलंद आवाज़ बनेगा। मुद्दा कोई भी हो, सब पे बात करेंगे, हम आरबीआई पे भी बात करेंगे कि जो चवन्नी अठन्नी आपने बंद कर दी है, कितना बड़ा खतरनाक साजिश है भाई। आप भारत के रूट्स को ही ख़त्म कर रहे हैं, जड़ों को। चवन्नी ख़त्म, अठन्नी ख़त्म। मैंने तो 5 पैसा भी देखा हुआ, पंजी देखी हुई है, 2 पैसा, 1 पैसा, ये सब देखे हुए हैं। तो क्या चवन्नी आपने ख़त्म कर दी, अठन्नी ख़त्म कर दी, 1 रुपये की कोई वैल्यू नहीं रही। भाई आपको इन पे सोचना पड़ेगा। ये बड़े बुनियादी सवाल है, बड़े अहम सवाल है, बड़े आरबीआई